नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। पिछले हफ्ते हमने आपसे टोटल हेल्थ में वादा किया था कि हम थैलेसीमिया पर चर्चा करेंगे, क्योंकि 9 तारीख को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है। लेकिन हम सबको मालूम है कि 25 अप्रैल को जो भीषण भूकंप आया था, उसके बाद जो जानें गई, प्राथमिकता इस बात को लेकर थी कि लोगों की जानें बचाई जाएं और उसके बाद जो घायल हैं उनका इलाज किया जाए। इस एक हफ्ते के दौरान अब प्राथमिकता इस बात को लेकर भी सामने है कि भूकंप के बाद जो स्वास्थ्य की चुनौतियां सामने आ गई हैं, उनका कैसे सामना किया जाए। भारत का डॉक्टरी दल इस समय नेपाल में है, जो अपनी सेवाएं दे रहा है, और इस वक्त जो जितनी बड़ी तबाही हुई है, उससे ये बात निकलकर सामने आ रही है कि तुरंत हम जो कुछ कर सकते हैं वो तो हमने किया ही है, लेकिन अब आने वाले दिनों में हमें क्या करना है। खास तौर पर आज हम टोटल हेल्थ में स्वास्थ्य को लेकर जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मनुष्य का जीवन एक पानी का बुलबुला है। ये बहुत जगह लिखा गया है, पढ़ा गया है, लेकिन सोचा जरा कम जाता है। एक झटका लगता है और जिंदगी खत्म हो जाती है। जिंदगी अगर बचती है तो पता चलता है कि शरीर पर, मन पर इतने घाव हैं कि अगर तुरंत इलाज न किया गया तो फिर जिंदगी हाथ से निकल जाएगी। कहीं मलबे में दबे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि दम निकल जाएगा, लेकिन तभी कोई हाथ आया और बाहर निकाल लिया गया, तब दम में दम आया। बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, हजारों जानें गई हैं, और सबसे बड़ी चीज यह है कि अब एक एक करके तिनका तिनका घर भी बनाना है और जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना भी है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और डॉक्टरों के सामने भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि प्राकृतिक आपदा जब आती है तबाही, बर्बादी लाती है, लेकिन उसके बाद जो स्वास्थ्य की चुनौतियां होती हैं उनका भी सामना हमें ही करना पड़ता है। क्योंकि जब भी बात आती है किसी भी प्राकृतिक आपदा की, तो जहां शारीरिक रूप से चोट या घाव या फिर क्षति होती है, वहीं दूसरी तरफ ये भी बात आती है कि किस तरह से मानसिक वेदना या भावात्मक स्तर पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा जब भी इस तरह की आपदा होती है तो अक्सर सबसे बड़ी चुनौती होती है सबसे पहले प्रभावित जगह तक पहुंचना, वहां से लोगों को बाहर निकालना, उन तक जरूरत के सामान पहुंचाना, घायलों को प्राथमिक चिकित्सा और इलाज देना। ये सब कार्य तो चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ और उसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कतें सामने आती हैं, कई तरह के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। किस तरह से ऐसे में इस स्थिति का सामना किया जाए और बेहतर प्रबंधन किया जाए, साथ ही इस तरह की कोई भी स्थिति उत्पन्न होने पर कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, किस तरह की सावधानी रखनी है, विस्तार से आज हम अपने विशेषज्ञों से जानने वाले हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर MC मिश्रा, डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर BK चोपड़ा, डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज, एंड डॉक्टर निमेश देसाई, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। साथ ही कार्यक्रम के दौरान हम सीधे बात करेंगे, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वहाँ पर गौतम रॉय, वो हमें ये जायज़ा दिलाएंगे कि किस तरह से वहाँ पर स्थिति है और क्या कुछ कार्य चल रहे हैं। इसके लिए हम गौतम रॉय से बात करेंगे, जो काठमांडू में मौजूद है। जहाँ भी भूकंप आता है उसके बाद तुरंत ये चर्चा शुरू हो जाती है कि भूकंप से कितनी तबाही हुई है, रिक्टर स्केल पर इसका पैमाना कितना था, भूकंप का केंद्र कहाँ था। लेकिन तबाही के बाद जिनका घर टूट गया, जिनका सब कुछ चला गया, जिनके अपने बिछड़ गए, उनके दुख को मापने के लिए कौन सा रिक्टर स्केल हमारे पास है, क्या चुनौतियां हैं, आज इस पर बात करेंगे, खासकर सेहत को लेकर। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जनरल चोपड़ा, हम आपसे ये समझने की कोशिश करें, जब भी ऐसी कोई घटना होती है, ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तुरंत सबसे पहले अगर प्राथमिकता की बात की जाए तो क्या मन में आता है? सबसे पहले ये मन में आता है कि जो आपदा आ गई है, अब कैसे अब इसका सामना किया जाए। और उसका सामना करने में बहुत सारी एजेंसीज होती हैं और बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियां होती हैं, जैसे आपने बताया। उसकी प्राथमिकताएं हम लोगों ने पहले ही बना के रखी होती हैं और एक हम लोगों की पहले से ही प्रिपेयर्डनेस रहती है। इन चीज़ों को
ध्यान में रखते हुए जहाँ तक मेडिकल सपोर्ट, मेडिकल केयर का काम है, उसको एक बहुत ऊंची प्राथमिकता दी जाती है। और जो भी ऑपरेशंस होते हैं कोई भी प्राकृतिक आपदाओं के लिए, वो हमेशा मेडिकल सेंट्रिक होते हैं कि जहाँ पे भी हमारी टीम जो पहुँच रही है, जो सहायता पहुँच रही है, साथ साथ और हो सकता है उस सहायता से भी पहले जो मेडिकल टीम है वो भी वहाँ पे पहुँचे, और वो मेडिकल टीम इस तरह से पहुँचे जो अपने स्वयं संयम हो, अपने आप को किसी और के भरोसे ना लेके जाएं, उनके पास ऐसे साधन हो जिससे वो अपने को सपोर्ट कर सकें, और उसके साथ साथ इतना संसाधन, इतनी दवाइयाँ, इतने वो लेके जाएं इक्विपमेंट्स कि जो वहाँ पे काम आ सकें, जिस तरह की आपदाओं से रिलेटेड, चाहे वो ट्रॉमा रिलेटेड कोई परेशानियाँ हों, बीमारियाँ हों या चोटें हों, और या कोई और, चाहे वो डर की वजह से या पैनिक की वजह से या और किसी भी वजह से हो, तो उसके लिए हमारे पास वो सब सामान हो जो इमीडिएट रिक्वायर्ड है एक नेक्स्ट 48 आवर्स में, सबसे पहले ये हो। जी डॉक्टर मिश्रा, जब भी इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न होती है, अभी तक सब कुछ सामान्य था और अचानक सब कुछ बदल गया। ऐसे में जो एक बड़ी चीज होती है कि शारीरिक रूप से आघात हो रहा है, क्षति हो रही है, मास लेवल पर इतने सारे घायलों को ट्रीट करना या फिर उनको इवैक्यूएट करते समय वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनकी जानकारी जो वहां पर लोग उपस्थित हैं उन्हें होनी चाहिए, जिससे अगर किसी घायल को उठाया जा रहा है तो जो सेकेंडरी वुंड्स या इंजरीज की बात आती है वो वहां पर कुछ कमी लाई जा सके। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि डैमेज हैज़ बीन डन बाय ए नेचुरल कैलेमिटी, नाउ वी हैव टू सी हाउ वी कैन अवॉइड। हम लोग किस तरह से जो सेकेंडरी डैमेज जिसको हम कहते हैं, चाहे वो हड्डी टूटने के कारण हो, चाहे वो दिमाग में चोट लगने के कारण हो, चाहे वो स्पाइन में चोट लगने के कारण हो, और कहीं पे खून का रिसाव हो रहा है उसके कारण जान जा सकती है अगर उसको नहीं इमीडिएटली रोका गया, या कोई दबा हुआ है और पता लग गया कि दबा हुआ है, तो कैसे सेफली उसको एक्सट्रिकेट या वहाँ से निकालने की जो प्रक्रिया है वो बहुत सावधानी से हम लोग करते हैं। और इसमें वही प्रिंसिपल्स लागू होते हैं जो हम आम सड़क दुर्घटनाओं में या कहीं पे भी मैस कैजुअल्टी इंसिडेंट, बस एक्सीडेंट में होते हैं, तो वो इसमें भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चुनौती रेस्क्यू करने वालों के लिए ज़रूर हो जाती है कि जो बिल्डिंग पार्शली कोलैप्स्ड हैं उसमें कैसे एंटर करें अपने को बचाते हुए। क्योंकि अगर जैसे आपने देखा जब 9/11 हुआ था तो जो अमेरिकन फायर की सर्विसेज थी और रेस्क्यू सर्विसेज थी वो बहुत जल्दी अंदर एंटर कर गए थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि 300 फायरमैन उनके इस वजह से मारे गए क्योंकि किसी को अंदाज नहीं था कि क्या होने वाला है उसमें। खैर वो एक बड़ी भिन्न अवस्था थी। यहाँ पे भी जैसे आपने देखा इतने पिक्चर्स आई हैं जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग ऐसा लगता है कि कभी भी कोलैप्स कर सकती है, तो ये एक बड़ी भारी चुनौती हो जाती है जो रेस्क्यू करने वाले हैं उनके लिए भी। लेकिन उनको निकालने की प्रक्रिया, जैसे आपने पूछा कि कैसे सेकेंडरी डैमेज को कम कर सकते हैं, उसमें यही है कि जब तक ये पता ना हो कि इसको क्या व्यक्ति को और महिला को या पुरुष को या बच्चे को क्या चोट लगी है, तो उनको सेफली सुपाइन पोजीशन में बिना बहुत ज़्यादा हिलाए डुलाए ही निकालना उचित होता है। हालांकि इसमें जो हमने देखा है कि जो बच गए हैं वो बच गए हैं, जिनको हम वॉकिंग वुंडेड बोलते हैं, जिसमें माइनर इंजरीज ज़्यादा हैं, और जो मेजर इंजरीज वाले हैं नेचुरली अगर किसी का हड्डी पैर थाई की टूटी है या पैर की टूटी है वो तो चल नहीं पाएगा या स्पाइन किसी का इंजर हुआ है तो वो भी इस तरह के केस है, उनको उस तरह से निकालना। और ऐसे में क्या सावधानी रखनी होगी ये हम आपसे विस्तार से समझेंगे डॉक्टर मिश्रा। डॉक्टर निमेश देसाई, इस तरह की आपदा में एक बड़ी चोट जो नजर आती है, शारीरिक रूप से किसी को क्षति हो गई, फ्रैक्चर्स हो गए या फिर ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन साथ ही मन पर भी आघात होता है और शायद वो आघात ज्यादा गंभीर माना जाए क्योंकि वो चोट नजर नहीं आती। जरूर सबसे पहले ये बात करना जरूरी है कि जो पैनिक रिएक्शन या एंजाइटी या वो जो फियर सेट इन हो जाता है
उसको एबनॉर्मल न समझा जाए, उसको समझा जाए एक नॉर्मल रिएक्शन टू अ वेरी एबनॉर्मल सिचुएशन। किसी भी जनता के समूह में अगर इतनी बड़ी आपदा हो तो ऐसी रिएक्शन नॉर्मेटिव है, एक बात। दूसरे, सदनसीबी से भारतवर्ष में और दक्षिण एशियाई समाजों में और देशों में जो लोकल कम्युनिटी स्ट्रेंथ्स और सपोर्ट सिस्टम्स है और हम लोगों की जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स है वो बहुत काम आती है बाकी संस्कृतियों के मुकाबले। तीसरी बात ये कि अगर कोई ज़रूरत है भी मेंटल हेल्थ या साइकोसोशल केयर की, तो वो कुछ समय के बाद ज़्यादा उभरती है। शुरू के हफ्तों में ज़रूरत होती है बाकी जो रिलीफ मेजर्स और रेस्क्यू मेजर्स है उनकी। हमारी मनोचिकित्सा या मनोविज्ञान की जो सेवाएं हैं उनको अलग थलग न करके जनरल रेस्क्यू और रिलीफ मेजर्स और हेल्थ के साथ जोड़ा जाए इंटीग्रेटेड मैनर में। और चौथा सबसे महत्व का मुद्दा, जो व्यक्ति डायरेक्टली फिजिकली या सीवियरली साइकोलॉजिकली अफेक्टेड नहीं है लोकल कम्युनिटी में, उनके लिए अच्छा ये होगा कि वो दूसरों की मदद करने में जुड़ जाए। वो बाकी समाज के लिए भी अच्छा होगा, उनके खुद के मानसिक स्वास्थ्य के रिकवरी के लिए अच्छा होगा। जी, अब हम चलते हैं काठमांडू, नेपाल, जहां हमारे संवाददाता गौतम रॉय मौजूद हैं, जो चिकित्सीय दल के साथ हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं। चिकित्सीय दल के जो ऑफिसर्स इस समय चिकित्सीय सेवाओं को, जो भारतीय सेना का जो दल गया है उसके साथ। गौतम, आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, जब भारतीय चिकित्सा दल नेपाल पहुंचा उसके सामने उस वक्त क्या चुनौतियां थी? जी बिल्कुल, चुनौती तो काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा आई थी और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इंजर्ड थे और उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हुई थी। और यहाँ पर 26 तारीख को ही एक बड़ा चिकित्सा दल पहुंच गया था। हम इस वक्त वहीं पर है जहां पर एक फील्ड हॉस्पिटल भारतीय सेना ने सेटअप किया है। एक टीम वायुसेना की भी है। तकरीबन 40 बेड्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल हो रही है। एक हेलीपैड भी सेटअप किया गया है यहाँ पर, तो सीधा दूर दराज के इलाकों से हेलीकॉप्टर से यहाँ पर मरीज आते हैं और उनकी यहाँ पर पूरी तरह से उनका इलाज शुरू हो जाता है। हमारे साथ यहाँ के टीम लीडर हैं कर्नल आलोक सेन, हमारे साथ सर्जन भी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल के ए थेवर, और हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर बिप्लब भट्टराय भी हैं, एयरफोर्स के मेडिकल ऑफिसर हैं। पहले कर्नल सेन आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जब आप आए तो ये सारा सेटअप जो आपने किया है, इसको लगाने में क्या क्या चुनौतियाँ रही और फिर किस तरह से आपका काम शुरू हुआ, किस तरह के केसेस आने शुरू हुए? गौतम, यहाँ एक्चुअली इंडिया से 3 आर्मी के मेडिकल टीम और 1 एयरफोर्स की मेडिकल टीम आई हैं। जो 3 आर्मी मेडिकल टीम्स हैं वो एक टीम गजराज कोर 4 कोर्स तेजपुर की थी, एक 33 कोर सुखना की थी और एक पैराफील्ड हॉस्पिटल है जो आगरा में, वहाँ से आई, और एक एयरफोर्स की टीम है जो हिंडन से आई है। जब हम यहाँ पहुँचे तब मौसम काफ़ी ख़राब था, बारिश हो रही थी और उसी बारिश में हमने तकरीबन 12 घंटे में ये पूरा हॉस्पिटल सेटअप किया है। इसमें 40 बेड हैं, 2 ऑपरेशन थिएटर हैं, लैब है, एक्सरे फैसिलिटीज़ हैं और अभी तक तकरीबन हमने 600 पेशेंट ट्रीट कर चुके हैं इस लोकेशन में और तकरीबन 61 सर्जरीज हो चुके हैं। गौतम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो सेना के जो साथी हमारे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ये जानिए आप, ये लोग जो घायल थे उनके पास पहुँचे और उनको लेकर आए या घायल किसी तरह इनके पास पहुँचे, ज़रा ये हमें बताइए। जी, ये जानना चाहते हैं स्टूडियो में कि ज़्यादातर घायल यहाँ पर पहुँचे अपने आप और या फिर उनको यहाँ लाया गया? यहाँ पे जो ज़्यादातर जो सिवियर कैजुअलिटीज़ हैं वो बाय हेलीकॉप्टर आए हैं सिंधुपाल चौक से, और जो लोकल संख्या है, जैसे हमने अपनी मेडिकल कैंप सेटअप की, जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो आसपास के काफ़ी जगह से तकरीबन 400-500 लोग तो अपने आप आए हैं और बाकी 101 लोगों को एम्बुलेंसेस से, हेलीकॉप्टर से, मेजर जितने भी कैजुअलिटीज़ हैं सिंधुपाल चौक में बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया है। और ये जो पेशेंट्स हैं ये 4-5-6 दिन तक उनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो इसके वजह से ये इनके जो वूंड्स हैं वो सब इन्फेक्ट हो गए हैं और इस टाइप के पेशेंट्स को हेलीकॉप्टर से उन्होंने एयरलिफ्ट करके यहाँ पे हमने जो हेलीपैड इस्टेब्लिश किया है वहाँ पे ले आए हैं। तो क्या यही सबसे चुनौतीपूर्ण रहा, इस तरह से एयरलिफ्ट करके, खासकर जो पेशेंट्स आए जिनके घाव इन्फेक्टेड हो गए थे उनको ठीक करना, उनको रिपेयर करना अगर उनकी हड्डियाँ टूटी हुई हैं? चुनौतीपूर्ण अगर जो रहा है वो दैट इज़ नॉट कि घाव बहुत ज़्यादा सीरियस थे। ये सब मोस्ट ऑफ देम बिना खाना खाए बैठे हुए थे 2 दिन 3 दिन, तो उनका इलेक्ट्रोलाइट लेवल, ग्लूकोज लेवल बहुत कम रहता है।
एंड उम्र ज़्यादा है और मल्टीपल बीमारियां हैं, उसके साथ सर्जरी करना चुनौती होती है। अदरवाइज बड़े सर्जरी कर सकते थे। हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन है पीछे, जीआई एक्सपीरियंस वाले एक हमारे पास कर्नल बांगा है, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनका। उनके एक्सपीरियंस के साथ में सर्जरी पर से चुनौती नहीं था, बट जिस कंडीशन में लेके आए पेशेंट्स हमको, डेबिलिटेटेड थे, बहुत बुरे हाल में थे, मल्टीपल इंजरीज था, इन्फेक्शन एंड खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, डिहाइड्रेशन। और छोटे बच्चे भी आए, उनकी भी अलग समस्या आ रही होंगी। छोटे बच्चे आए खूब सारे, माता पिता से बिछड़े हुए, मदर जो है उनका कंडीशन खुद का ठीक नहीं है, 3-3 4-4 बच्चों को खाना खिलाना। तो सोशल इश्यूज आर मच बिगर देन द सर्जिकल चैलेंजेस हमने फेस किए हैं। गौतम Air Force आपसे का भी यहाँ पर एक unit आपसे है, अब संजीव, ये उसके समझना बारे में चाहेंगे, जानते हैं अगर आप हमें कि सुन local पा रहे हैं state गौतम, of the art, जी जी आपसे ये समझना चाहेंगे, आप उनसे ज़रा ये पता करें कि फिलहाल पूरे 1 हफ्ते में जितना राहत और बचाव कार्य हो चुका है, वर्तमान स्थिति से अगर आगे की बात की जाए तो स्वास्थ्य को लेकर उन्हें क्या चुनौतियां लग रही हैं और उसके लिए किस तरह से प्लानिंग या तैयारी की जा रही है। ओके, आपसे जानना चाहेंगे स्कॉलर भट्टराय कि अभी तो 1 सप्ताह हो गया है यहाँ पर जिस तरह से आप बताइए उसका, अब आगे की चुनौतियाँ क्या हैं, किस तरह के आपको लगता है कि केसेस आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बात हो रही है कि महामारी फैलने का भी एक खतरा है, तो आपको क्या लगता है वो भी एक बड़ी चुनौती रहेगी आने वाले दिनों में? हाँ, वो भी बड़ी चुनौती हो सकती है। एज ऑफ नाउ हमें कोई महामारी का कोई ऐसा केस आया नहीं है, बट जो आप देख रहे थे विपत्ता अर्थक्वेक में फर्दर क्या होगी, महामारी आ सकता है, बट हम लोग वेल इक्विप्ड हैं महामारी के लिए, कुछ भी आ जाए वी आर ऑल देयर फॉर हैंडलिंग द एनी फॉर्म ऑफ कैजुअलिटीज। एंड कर्नल सेन, अगर कोई बहुत ही सीरियस मामला है तो आप जल्दी से यहाँ से भी उसको कहीं और पेशेंट को पहुँचाया जा सकता है? हाँ, हमने यहाँ पे टाई अप कर रखा है, एक मिलिट्री हॉस्पिटल है यहाँ पे नेपालीज आर्मी की, तो उनके भी केसेस जो उनके पास भी लोड काफ़ी है, तो उनकी भी काफ़ी केसेस हैं जो वो नहीं कर पा रहे, वो हमारे पास भेज रहे हैं। और ऐसे अगर जो केसेस हैं जिनको सुपर स्पेशलाइजेशन की ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरी में इम्प्लांट्स की ज़रूरत है, तो ऐसे हमने तकरीबन 4 या 5 केस उनके पास ट्रांसफ़र किए हैं और उनकी मैनेजमेंट वहाँ पे आगे हो रही है। तो अब ऐसे केसेस आने की क्या संभावना है, क्योंकि आपने अभी भी कई पेशेंट्स को एडमिट करके रखा हुआ है, उनको भी आप पूरी तरह से ठीक करके घर भेजेंगे? ऑलरेडी अभी भी यहाँ पे तकरीबन 26 पेशेंट हमारे साथ एडमिट हैं और हमारी जो टीम है यहाँ पे, इसमें पूरी कॉम्प्रिहेंसिव टीम है। इसमें जी गौतम, आपका हम धन्यवाद करना चाहेंगे, सब मौजूद हैं। तो जो भी नॉर्मल केसेस हैं जहाँ पे सुपर स्पेशलिटी या टर्शियरी केयर की जरूरत नहीं है। ओके संजीव, तो आपने देखा किस तरह से उन्होंने बताया कि हर तरह की जो मेडिकल चुनौती आ सकती है इस तरह की आपदा की परिस्थिति में, उससे जूझने के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी है। मैं चाहूँगा आपको बताना कि यहाँ पूरी जो मेडिकल टीम है हमारे साथ रही है इस पूरी चर्चा के दौरान, और इन्होंने काफ़ी पेशेंस दिखाई है, हमारे साथ जुड़े रहे हैं और काफ़ी काबिल तारीफ है इनका यहाँ पर जो भी ये प्रयास कर रहे हैं, और इसके नतीजे भी लगता है कि नेपाल में आने वाले दिनों में काफ़ी दिखाई देंगे और कई लोग ऐसे होंगे जो इनके काम की वजह से एक बार फिर चुस्त दुरुस्त हो पाएंगे, अपनी जिंदगियों की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल गौतम, और धन्यवाद दीजिएगा हमारी ओर से भारतीय सेना के जो जवान और ऑफिसर्स हैं, वहाँ पर जो मेडिकल टीम है, भारतीय सेना पर हर देशवासी को हमेशा से गर्व रहा है। ये एक और मौका है जिसने हमको ये गर्व महसूस कराने का एक और अवसर दिया कि इतना अच्छा काम वहाँ हमारे जवान कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स और ऑफिसर्स कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद गौतम, और स्टूडियो में वापस लौटते हैं। जनरल चोपड़ा, आपसे जो बातें अभी जो काठमांडू से जो हमारे संवाददाता बता रहे थे, एक बात जो सबके मन में आती है वो ये कि आगे की तैयारी, टेरेन और ये सारी चीज़ें जिस तरह से होती हैं, कितना मुश्किल होता है अब इसके बाद बाकी चीज़ें भी करना, क्योंकि अब भी हालात बहुत ऐसे तो है नहीं कि सब काम बहुत आसानी से हो जाएगा। जिस तरह से भी आपने देखा कि वहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है, इसी तरह से यहाँ पे दिल्ली में बैठ के भी हम लोगों की यहाँ पे प्लानिंग और आगे की क्या तैयारी होनी चाहिए वो हो रही है। हमारे थल सेना अध्यक्ष और हमारे वायुसेना अध्यक्ष के दिशा निर्देश और आदेश के हिसाब से एक हम लोगों का इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें तीनों अंग सेना के होते हैं, वो इकट्ठे बैठ के, जिसमें हमारा एक लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी मेडिकल कोर के होते हैं, वो ये प्लानिंग करते रहते हैं और ये तैयारियां करते हैं और आगे का सोचते रहते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल शाम को ही एक एयरलिफ्ट होनी थी मेडिकल रिलीफ टीम, और वो रिलीफ टीम रात को 2:30 बजे एयरलिफ्ट होके, जिसमें 2 मेडिकल ब्रिक्स, 2 सर्जिकल ब्रिक्स और ऑर्थोपेडिक इक्विपमेंट्स,
वो सारे लेके रात में 2:30 बजे पालम से रवाना होके नेपाल में पहुंची है। तो उनको जो रिप्लेनिश करना है और जो अब लॉन्ग टर्म या मिड टर्म्स जो प्रॉब्लम्स हेल्थ रिलेटेड आएंगी उसके बारे में अब हम ज़्यादा विचार कर रहे हैं, और उसके लिए अगर कोई साधन और जुटाने की ज़रूरत है तो अब उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। जी डॉक्टर मिश्रा, ये जो स्थिति है कि तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा वहाँ पर जो इनिशियल रेस्क्यू और रिलीफ था वो चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में जहाँ पर ये पता चल रहा है कि अब जो लोग मिलेंगे वहाँ पर ज़्यादातर डेड बॉडीज़ होंगी, उनको किस तरह से कहाँ रखना है, क्या किया जाए, उसके अलावा पानी जो मिल रहा है वो साफ़ है या नहीं, या खाने की अगर बात है तो कौन कौन सी चुनौतीपूर्ण खतरे आपको वहाँ पर लगते हैं जहाँ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होगी अगर आने वाले समय में इस तरह की किसी भी बीमारी से बचाव करना है? बिल्कुल, इसमें पहले जो जैसे जनरल चोपड़ा ने भी कहा कि 48 आवर्स में हम लोगों का जो फोकस होता है वो जो इंजर्ड हैं उनको किस तरह से, और जो पता लग गया कि इंजर्ड हैं और जो लाए गए हैं चाहे हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल सरवाइव कर गया, जैसे मैं कहूँगा एक वहाँ ट्रॉमा सेंटर है जो भारत मैत्री के द्वारा वहाँ पर बनाया गया है और उसको भी शुरू किया। वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो टीम गई है उसमें कोई 50 लोग गए हैं, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स हैं। तो वो हॉस्पिटल को भी एक्टिवेट किया गया इसी पर्पज़ के लिए, काठमांडू में है वो। और अच्छी बात यह है कि उस हॉस्पिटल को, ट्रॉमा सेंटर को कोई क्षति नहीं आई है जी। तो ये एक बहुत खुशी की बात है और उसका भी इस्तेमाल पूरी तौर से इसमें हो रहा है। अब जब 48 आवर्स, 1 हफ्ता निकल गया, तो अब जो चुनौती आ रही है, जैसे आपने जब गौतम से भी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि डिहाइड्रेशन था, जो लोग आए उनको खाना नहीं मिला था, पानी नहीं मिला था, ब्लड शुगर लो हो जाते हैं, कुछ वयस्क और बुज़ुर्ग लोगों को कोमॉर्बिडिटीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से समस्या होती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, कैंप्स जहाँ पे बने हैं, जो रिलीफ कैंप्स हैं, उसमें कंसंट्रेशन पॉपुलेशन की ज़्यादा हो जाती है। अब उसमें हाइजीन की एक बड़ी समस्या उभर के आती है कि ह्यूमन एक्सक्रीटा को कैसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि ये डेली नीड्स हैं कि उसको कैसे करें और जिससे बचाव हो सके। तो उससे जो होता है, जैसे आपने ठीक कहा कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोविज़न, और आर्मी ने काफ़ी ड्रिंकिंग वाटर भी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया है, भारत की तरफ से भी किया, और मैं समझता हूँ कि जो अदर दूसरे देशों की एजेंसीज हैं वो भी अपने साथ खाना भी लाए हैं, पानी भी लाए हैं जो बोतलों में है, और उससे मुझे लगता है कि इसकी समस्या शायद कम आएगी। जहाँ तक महामारी होने की बात है, तो अर्थक्वेक्स में जनरली ये कहा गया कि महामारी होने की संभावना बहुत कम होती है फ्लड्स के मुकाबले। और जनरली जो इन्फेक्शंस हमने देखने में आते हैं 1 हफ्ते या विद इन ए मंथ जो होते हैं, वो रिलीफ कैंप्स में जो कंसंट्रेशन है पॉपुलेशन की, बहुत पास पास लोग रह रहे हैं टेंट्स में, उससे एक दूसरे को रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो खांसी, बुखार, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। पानी से नेचुरली अगर पानी साफ नहीं है तो टाइफाइड होने का रिस्क रहता है, डायरिया, डिसेंट्री होने का रिस्क रहता है। तो ये जो सांस के इन्फेक्शन है वो कॉमन होते हैं, और डायरिया, डिसेंट्री, जीआई डिसऑर्डर्स होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे वूंड है, अगर मान लीजिए नेग्लेक्ट हो गया, नहीं पहुंच पाया, जैसे रिमोट एरियाज से कनेक्टिविटी की ही समस्या थी, रोड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि लोग उन जगह से रिलीफ कैंप्स तक या मेडिकल कैंप्स तक कैसे पहुंचे, क्योंकि हर जगह तो हेलीकॉप्टर अभी नहीं पहुंच पाया है। तो ये भी एक समस्या है। जी, डॉक्टर निमेश देसाई, हमारे पास एक हमारे दर्शक का ईमेल आया है। उससे पहले शायद किरण जी, ये जो बात अभी उठानी बहुत ज़रूरी, इसमें हम ज़रूर करना चाहेंगे, वो ये इस बात को लेकर कि जो डर है लोगों के मन में, डॉक्टर निमेश देसाई, सुनील ये जानना चाहते हैं कि जो ज़मीन में जो क्रैक्स आ जाते हैं, इसके बारे में क्या हमें पहले से कोई जानकारी मिल सकती है? शायद ये जानना चाहते हैं कि क्या भूकंप के बारे में कोई भविष्यवाणी की जा सकती है? आप तीनों ही बारी बारी से कुछ वैज्ञानिक रूप से भूकंप की प्रेडिक्शन उस हद तक संभव नहीं है जितनी बाकी आपदाओं में संभव है जी। कुछ विकास होने लगा है, लेकिन अभी भी अनिश्चितता कुछ हद तक बनी रहेगी। तो ये जो अनसर्टनिटी है, इसके साथ जो भूकंप प्रोन एरियाज हैं, सिस्मिक जोन 4 और 5, वो रहेंगे। जैसे पहले भी कहा गया, प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए उस सिस्मिक जोन 4 और 5 में। लेकिन जो डर की बात आपने कही, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, जो हमने पहले बात की,
भावनात्मक रिएक्शंस, इमोशनल रिएक्शंस या साइकोलॉजिकल रिएक्शन जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है, जो प्रभावित जनता है, उसमें इनको बिल्कुल नॉर्मल समझा जाए। सबसे बड़ी जरूरत होगी ढाढ़स की, एक रीएश्योरेंस वहां की प्रभावित जनता को मिले ठोस रूप में भी। सिर्फ खोखला ढाढ़स भी काम नहीं आएगा, लेकिन ठोस रूप से ढाढ़स मिले, औपचारिक और अनौपचारिक रूप दोनों से। आपकी यहाँ पर आपको जरा सा रोकूंगा, तो जो बात डॉक्टर मिश्रा ने शुरू में कही थी, एक बात और है, ऐसे किसी भी भूकंप के बाद जो मकान कमज़ोर भी हो गए, जिस व्यक्ति का मकान है वो देख रहा है सामने मकान कमज़ोर है, उसमें उसके जाने का मन भी करता है, और ये जो तमाम बातें हैं, एक डर भी है, भय भी है, ये तमाम चीज़ें हैं, वो मंजर उसके सामने है, कैसे उस पे काबू पाएं? यही मुश्किल रहती है उस प्रभावित जनता के लिए और उनके मदद करने वालों के लिए, कि जाहिर है हम बाकी स्थितियों की तरह इसमें ये नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति का सिर्फ वहम है या इरेशनल फियर है। जैसे आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, फियर रैशनल है, नेचुरल है, नॉर्मल है, और इसीलिए बहुत सारे रिसर्च में ये पाया गया कि 95 से लेकर 98% जनता, हो सकता है 100% जनता वहां की जो है वो रिएक्ट करेगी। उस रिएक्शन को हम नॉर्मल समझे, उनको सिर्फ ढाढ़स करा पाए। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इन दोनों साथियों ने बात की, इनिशियल रेस्क्यू रिलीफ और मेडिकल और सर्जिकल वर्क और बेसिक जरूरतें जितनी अच्छे से पूरी की जाएंगी शुरू के 2-4 हफ्तों में, उस पर निर्भर करेगा उस वहां की जनता का मानसिक संतुलन। जी, और इसमें तो भारत की सेना ने और बहुत अच्छा भारत के दल ने जो वहाँ जो काम किया है, तुरंत वहाँ पहुँचे हैं, ये वाकई में काबिल तारीफ है। और फिलहाल सौरभ हैं दिल्ली से टेलीफोन लाइन पर। सौरभ जी, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल, क्या जानना चाहते हैं? चोपड़ा साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो सराहनीय काम उन्होंने नेपाल के लिए तत्पर कराया है जी। और मेरा सवाल ये है कि जनरली इन सब आपदाओं में हम लोग भूल जाते हैं कि महामारी की भय बहुत ज्यादा हो जाता है जी। क्योंकि अभी लाशें निकलेंगी, डेड बॉडीज होंगी, तो इसके लिए हमें क्या, आम आदमी और एज अ संस्था हमें क्या करना चाहिए वहां पे? जी, जनरल चोपड़ा, यही जो सबसे बड़ी बात बार बार जो चर्चा में आएगी अब, वो यही है कि लोग क्या करें ऐसी स्थिति में, खासकर जहां पर ऐसी कोई घटना हुई है, महामारी की आशंका हो, तो आम आदमी क्या करे वहां पर? कोई आम आदमी थोड़ा सा जागरूक रहे, थोड़ा धैर्य रखे, आशावादी रहे और थोड़ा भरोसा रखे। साथ साथ जो उनको समय समय पर बताया जाता है मीडिया के थ्रू, अखबार के ज़रिए, या वहाँ पे जो उनकी सोशल संस्थाएं हैं उनकी वजह से, या कई एनजीओज़ हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, उनकी वजह से उनको जो मैसेज दिए जाते हैं उनको वो समझें और उसके ऊपर अमल करें, और एक दूसरे के साथ थोड़ा तालमेल रखें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। जैसे वो कहते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर इस मुसीबत का बोझ उठाना। जी। सो वो बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह का उनकी भावना रहेगी तो एक दूसरे को सहारा मिलता है, और एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिलती है तो एक पूरी एक जो ग्रुप बनता है वो एक स्ट्रेंथ होती है। जी। अगर छोटे छोटे ग्रुप बन जाएंगे, अलग अलग तरीके से सोचेंगे, तो शायद ये मुसीबत का सामना करना और मुश्किल हो जाता है। जी, जनरल चोपड़ा, इसमें एक चीज सौरभ ने बड़ी इम्पोर्टेंट पूछी थी, महत्वपूर्ण था वो, कि अगर कोई सपोज सफाई कर रहे हैं, रुबल हटा रहे हैं, रबल जो वहाँ पे पड़ा हुआ है, मलबा बिल्डिंग कोलैप्स होने से, और उसमें अगर कोई डेड बॉडी दिख जाती है जी, तो क्या करना चाहिए, ये इनका एक इसमें था सवाल। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर डेड बॉडी दिखती है और वो किसी पहचान वाले की है, या 1 हफ्ते बाद दिख रही है, 10 दिन बाद दिख रही है, तो इसमें ये दायित्व होगा किसी भी नागरिक का, जो भी वहाँ पे है, कि वो उसको, जो लोकल पुलिस, रिलीफ टीम्स जो भी हैं, जिस प्रकार की भी, आर्मी की, पुलिस की, उनको सूचना तुरंत देनी चाहिए जी। और वो उसको किस तरह से केयरफुली अपना गियर करके, इन्फेक्शन का जो प्रिकॉशन लेके जब वो हटाएंगे और जो भी बैग्स हैं उसमें डालेंगे, उसको डिसइंफेक्ट करके कुछ उसके ऊपर छिड़काव करके केमिकल्स का, तो वो प्रक्रिया होनी चाहिए। तो ये अपने हाथ में इस बात को न लें, और 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद ये सुविधाएं मिल जाएंगी। म्यूनिसिपल अथॉरिटीज, पुलिस, आर्मी सब वहाँ पे मौजूद होंगे, तो जो निकट का रिलीफ कैंप है उसमें जाके, या जो भी वहाँ पे दिखता है, उनको संपर्क करके बता दें कि ऐसे ऐसे वहाँ पे है, तो वो मेरे ख्याल से उसमें
उनको इसमें मदद मिल जाएगी। जी जनरल चोपड़ा, इस तरह की जब भी स्थिति उत्पन्न होती है, खास तौर पर अर्थक्वेक की अगर बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक बार भूकंप आया, कोई इमारत है जो हल्की डैमेज हुई, लेकिन लोगों को उसके अंदर जाने में डर भी लगता है, लेकिन ये पता नहीं है कि डैमेज दरअसल कितना है। तो वो लोग जो अब अपने घरों में या फिर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स की अगर बात करें उसमें वापस जाना चाहें, क्या उससे पहले किसी तरह का असेसमेंट की डैमेज क्या है, क्या ये इमारत वापस जाने के लिए सेफ है, इस तरह की कौन सी सावधानियां या चेक्स रखने होंगे? बिल्कुल, उनको कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए कि अपनी उनको इमारत सामने ठीक दिख रही है और ये सोचते हुए कि हमारी इमारत जो है वो सेफ़ है, हम इसमें जा सकते हैं। जब इस तरह की आपदा आ गई है उसके बाद इमारत सेफ़ है या नहीं है ये विशेषज्ञों के ऊपर छोड़ना चाहिए, और विशेषज्ञों की टीम होती है जिनको पता होता है कि किस तरह से जाना है, किस समय जाना है और किस हद तक अंदर जाना है। वो जाके एक वहाँ का जायज़ा लेते हैं, वो आके बताते हैं, और फिर वो अगर वो पूरी तरह से सेफ़ है तो उनको बोलते हैं कि आप अपने घर में जा सकते हैं और रह सकते हैं, और अगर पूरी तरह से सेफ़ नहीं है तो उनको जो विस्थापित हो गए उनको अलग कोई कैंप्स, टेम्परेरी कैंप्स या दूसरी जगह कोई देते हैं कि जब तक हम इसको ठीक ठाक ना कर दें, या अगर ये टोटली दोबारा आने लायक नहीं है तो उसका कोई और उपयुक्त प्रबंध ना किया जाए, तब तक उनको कोई एक ऑल्टरनेटिव, कोई थोड़ा सा टेम्परेरी अरेंजमेंट करके दिया जाता है। लेकिन जो लोग हैं उनको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो बच गए हैं इस आपदा से तो ये ना हो कि किसी जल्दबाजी में वो उन घरों में वापस चले जाएं और वहीं दोबारा, जिसकी वजह से आफ्टर शॉक्स या ट्रेमर्स आते रहते हैं, तो कहीं दोबारा ये इस प्रॉब्लम में उनका नुकसान ना हो जाए। डॉक्टर मिश्रा, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम आपसे अभी ये जानना चाहेंगे, किसी का अपना परिवार का कोई सदस्य जो आपने जिक्र किया मलबे में दब गया, कब तक रेस्क्यू टीम्स तलाश करती रहेंगी और कब तक कोई इंतज़ार करे? इंसान कब तक मलबे में दबा रहकर जिंदा रह सकता है? क्योंकि ऐसी कुछ चमत्कार जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। हमारा अपना कोई ऐसा कहीं दबा हुआ है, मन कभी मानेगा नहीं कि ऐसा हो नहीं सकता कि वो अभी जिंदा ना हो। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनके लिए भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि रिसोर्सेज को किधर चैनलाइज करना है। क्या एक अनयूजुअल सर्वाइवर की तरफ उसको गाइड करना है, या अगर किसी व्यक्ति ने वहाँ पर देखिए कि हम मेरा फलाना फलाना है और कुछ आवाज़ आ रही है, तो उसमें गाइडेंस आपको मिल जाती है, और उसमें आप बहुत सारे गैजेट्स हैं आजकल जो यूज़ कर सकते हैं हम इस तरह से जीवित व्यक्ति को निकालने के लिए, जिसमें अल्ट्रासाउंड का भी उपयोग करते हैं, उससे वो थर्मल एनर्जी से पता लग जाता है, या एक एंडोस्कोप का भी यूज़ करते हैं, उससे भी कई बार पता लग जाता है। और एक तो ये हो गई कि पता है आपको कि आदमी यहाँ है और अभी जीवित है, तो वो तो आसान डिसीजन है, उसमें आसान हम निर्णय कर सकते हैं कि हाँ भी ये करना है। अब बात आती है कि जो आप रेस्क्यू कर रहे हैं उसके दौरान कभी कभी ये सरप्राइज़ हो जाता है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद। तो इसमें एक मेरे को आर्टिकल मिला जो बड़ा इम्पोर्टेंट और आर्टिकल है, जिसमें उन्होंने 85 से लेकर 2004 तक के अर्थक्वेक्स में जो इस तरह के सर्वाइवर्स मिले उन पे स्टडी करी, और उसमें जितने सर्वाइवर थे करीब टर्की में सबसे ज़्यादा उनको मिले 43 विक्टिम इस तरह के थे, 43 जी। और एवरेज जो डेज उन्होंने कहे हैं कि 6.8 डेज में उनको वो मिला, और 19 दिन तक लोग जीवित मिले हैं। तो ये एक इसी को जानने के लिए स्टडी की गई थी कि क्या हमारे रिसोर्सेज को हम किस तरफ लगाएं, और क्या वो एक सर्वाइवर को ढूंढें या हम बहुत सारे लोगों की मदद करें। तो ये डिसीजन तो लोकल जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको ही करना होता है, और इस तरह के जो सरप्राइज आश्चर्यजनक जो किस्से हैं वो हमेशा होते रहेंगे अर्थक्वेक्स में, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर कहीं से ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि, और ये भुज में भी हमने देखा था, हमारे आर्मी की टीम्स ने भी काफ़ी लोगों को निकाला था जो जीवित निकले, काफ़ी दिन बाद जीवित निकले। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ध्यान में रखने की बात है कि हमको लोग जीवित अभी भी मिल सकते हैं। 1 हफ्ता हो गया है, 10 दिन हो गए, फिर भी लोग मिल सकते हैं, क्योंकि हर एक की जो शरीर की रेजिलियंस है, क्षमता है बर्दाश्त करने की, कोई भी ट्रॉमा चाहे दबे हुए हैं, वो हर एक की फ़र्क होती है, रिजर्व बॉडी का किसका कितना है। तो इसलिए ये मतलब इसमें आश्चर्य करने की बात भी और नहीं भी है कि
गांधी जी तो कितने दिन तक फास्ट करते थे जी। अन्ना हजारे को भी लोगों ने देखा फास्ट किया, उन्होंने बिना खाए पिए 10 दिन निकल गए। तो ये चीजें होती हैं और हर एक के शरीर के ऊपर निर्भर करता है। छोटा बच्चा भी मिला है अभी इसी अर्थक्वेक में, छोटा बच्चा भी मिला है, लेडी भी मिली है, आदमी भी मिले हैं, तो ये तो होता रहेगा। जी डॉक्टर निमेश देसाई, जिस स्थिति की हम लोग बात कर रहे हैं, आपने ये तो कहा कि जब इस तरह की कोई आपदा आती है तो एक भय का, डर का या दुख का रिएक्शन होना सामान्य है, लेकिन अगर बात करें बच्चों की और महिलाओं की, जिन्हें कहा जाता है कि मन और मानसिक स्थिति भी कुछ कोमल है, वहाँ पर कितने समय तक ये समझा जाए कि ये एक सामान्य प्रतिक्रिया या रिएक्शन है, या फिर कब से किसी भी व्यक्ति को इलाज की या फिर दवाओं की जरूरत पड़ेगी? पिछले 20-25 सालों में ऐसी आपदाओं में भारतवर्ष में और दक्षिण एशिया में काफ़ी अच्छी रिसर्च हो पाई है। तो हमें इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि पहले 4-6 हफ्तों में ऐसी इमोशनल रिएक्शंस सामान्य समझी जाए। ये जरूर कहना होगा साथ साथ कि उस वक्त वो नाजुक कड़ी महसूस करना होगी कि जिन व्यक्तियों को इलाज की या काउंसलिंग की जरूरत है उनको अलग किया जा सके, लेकिन मोटे तौर पे जो जनता है उसमें रिएक्शन नॉर्मल समझी जाए। अभी तक जो बातें हुई है उनका जो सामाजिक और मानसिक पहलू है व्यवहार के रूप में, वो ये भी है कि बड़ी नाजुक सी एक लकीर है। एक तरफ तो हम सब ने, हमारे साथियों ने कहा कि जितना स्पॉन्टेनियसली एफर्ट किया जाए हेल्प करने के लिए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां आम जनता को चाहिए कि वो बिना लोकल प्रशासन को मदद लिए दखल ना करे। जहां लीगल इश्यूज है, जहां मेडिकल इश्यूज हैं, तो ये संदेश भी जाना जरूरी है लोकल जनता तक और हम सबके लिए। ऐसी आपदा हमें से किसी की समूह पे, समाज पे पड़ सकती है कि एक तरफ जरूर है, जैसे जनरल साहब ने कहा, जितना हाथ बढ़ा के समाज एक दूसरे की मदद करके काम करेगा वो बहुत अच्छा होगा खुद के लिए और समाज के लिए। प्रैक्टिकल और इमोशनल हेल्प जरूर की जाए, लेकिन साथ साथ उस स्पॉन्टेनियस एफर्ट को कुछ हद तक संयम में रखा जाए कि जो लोकल प्रशासन है जो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करता है। पिछले 20-25 सालों में ये मैकेनिज्म्स हमारे देशों में अच्छे से बन गए। तो मैं अगर वहां का एक प्रभावित व्यक्ति हूँ, अगर मैं सदनसीबी से बहुत अफेक्टेड नहीं हुआ हूँ, तो मैं जाके लोकल पॉपुलेशन की, लोकल कोऑर्डिनेशन कमेटी की हेल्प लूं अगर मुझे कुछ मुद्दाएं सामने रखें। ये एक ज़्यादा बड़ा काम होगा ऐसे में। जनरल चोपड़ा, आपसे एक बात हम छोटी सी हम ये ज़रूर समझना चाहेंगे यहाँ पर, जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो जो बड़े शहर हैं वहाँ जहाँ पहुँचना आसान है वहाँ तो राहत टीमें जल्दी पहुँच जाती हैं, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ लोगों को इंतज़ार रहता है। तो अब क्या फोकस ये भी रहेगा या ऑलरेडी पहुँच रहे हैं? बिल्कुल पहुंच रहे हैं। जहाँ जहाँ से वो मिलता है, रिपोर्ट्स मिलती हैं, पता चलता है कि कहाँ कहाँ लोग फंसे हुए हैं। जैसे आपने बोला, अभी हमारी ज़्यादातर टीम्स जो हैं वो काठमांडू के आसपास सेट है। 3 फील्ड हॉस्पिटल हमारे गए हुए हैं जिसमें ऑपरेशन टीम्स और ये सारी चीज़ें गई हुई हैं। लेकिन जो हमारे हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस होते हैं, इससे पहले भी आप लोगों ने देखा है, उत्तराखंड था, ऑपरेशन मेघदूत था श्रीनगर का, तो इन सब में भी जहाँ जहाँ पे भी लोगों का, चाहे वो 1 आदमी हो या 10 आदमियों का पॉकेट हो, अगर वहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता तो वहाँ पे हम लोगों का जो 60 पैरा मेडिकल कंपनी है उसमें पैरा ड्रॉपिंग की जाती है। उसमें हमारे जो मेडिकल पर्सनल हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ट्रेंड किए गए हैं कि वो हेलीकॉप्टर से या हवाई जहाज़ से, जैसी भी जगह हो, उसके हिसाब से उन लोगों को नीचे उतारा जाता है, चाहे पैरा ड्रॉप किया जाता है या रोप से उनको नीचे उतारा जाता है। वो वहाँ उनको मदद दे के या उनको ले के अपने साथ उसको इवैक्यूएट करते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो साथ साथ चलती हैं, जहाँ जहाँ जैसे जैसे जो सूचना मिलती है उस हिसाब से सहायता या तो उनके पास पहुँचाई जाती है या उन मरीजों को वहाँ से तुरंत इवैक्यूएट किया जाता है। जी, और टोटल हेल्थ में फिलहाल समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 573 का सवाल था कि जिगर के लिए इनमें से क्या हानिकारक है। 4 ऑप्शंस थे आपके पास: शराब पीना, खूब घी तेल खाना, बी बिना डॉक्टरी सलाह के दवा लेना, या फिर डी ये सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी करना हानिकारक हो सकता है जिगर के लिए। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि भूकंप के दौरान इनमें से क्या करना उचित नहीं है। ऑप्शन ए, पुराने कमजोर भवन से तुरंत बाहर निकलना। ऑप्शन बी, लिफ्ट का प्रयोग करना, या फिर ऑप्शन सी, बिजली के खंभों से दूर हो जाना। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं।
हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001 या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। तो आप भी लिख भेजिए हमें इस पहेली का सही जवाब और शामिल हो जाइए हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। कौन बने हैं एपिसोड 573 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल चोपड़ा से, जिनके सामने सारी करेक्ट एंट्रीज मौजूद हैं जो आप लोगों से हमें मिली हैं। डॉक्टर चोपड़ा, कौन है आज के एक लकी विनर, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। ये हैं मिस्टर SM कौशिक, ये प्रताप पटपरगंज दिल्ली से। SM कौशिक साहब को बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर मिश्रा आपको, भूकंप आने पर अगर बहुमंजिला इमारत में हैं तो बाहर आएं या नहीं? नहीं, अगर आपकी बहुमंजिला इमारत अर्थक्वेक रेजिस्टेंट तरीके से बनी है तो वहीं पे किसी दीवार के सहारे आप लेट जाएं, बैठ जाएं, अपना छुपा लें। और क्योंकि कई बार इतना समय नहीं होता कि आप 9-10 मंजिल से आएँ, अगर शहरों की हम बात करते हैं, लेकिन अगर पहली मंजिल दूसरी मंजिल में और जल्दी से आ सकते हैं तो ज़रूर बाहर आ जाना चाहिए। और जितना दूर आप इमारत से जा सकते हैं उतना दूर चले जाएं और किसी बैठ के या लेट जाएं दीवार के सहारे, तो आपको चोट लगने की संभावना कम होगी। जी जनरल चोपड़ा, कौन सी प्राकृतिक आपदा में राहत और बचाव का कार्य ज्यादा मुश्किल होता है? सभी प्राकृतिक आपदाओं में राहत का कार्य और बचाव का काम मुश्किल हो सकता है। ये डिपेंड करता है वहाँ का ज्योग्राफिकल एरिया कहाँ का है, कितना अप्रोचेबल है। बट जैसा देखा गया है, आई थिंक पहाड़ों में अगर जो ये अर्थक्वेक्स आते हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। डॉक्टर निमेश देसाई, भूकंप आए तो कोई शांत कैसे रह सकता है? भरोसा रखें, ढाढ़स रखें, सामाजिक स्ट्रेंथ्स पर, ऑफिशियल और गवर्नमेंट मशीनरी पर। जी डॉक्टर मिश्रा, भूकंप आने पर खुद को बचाएं या दूसरों को? अगर आप बच गए हैं, देखिए जो डैमेज होती है वो इमीडिएट हो जाती है। अगर आप बच गए हैं और लगता है कि आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है, आप ठीक हैं, तो फिर पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार वो हो गया तो आप फिर दूसरों की मदद की तरफ ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। ये मैंने देखा है और दोनों तरह के हमको व्यूज़ इसमें मिले हैं कि कुछ लोग जैसे ही भूकंप ख़त्म हुआ उन लोगों ने वहाँ से निकलने की कोशिश करी तुरंत जी। और कुछ फॉरेनर्स की ये खबर आई है जो लोग वहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह के लिए गए थे और नहीं जा पाए, तो उन्होंने अपना स्टे एक्सटेंड किया इसी पर्पज़ के लिए कि हम मदद करेंगे जी। तो ये एक फिलॉसफी लोगों का मनोवैज्ञानिक तौर पे होनी चाहिए कि हम तो अब बच गए हैं, अब दूसरों की मदद करनी चाहिए। जनरल चोपड़ा, जब भी कोई ऐसी आपदा आती है तो प्राथमिकता क्या होती है? सबसे पहले खाना और पानी देना या इलाज करना? इलाज करना प्राथमिकता होती है हमेशा। खाना पानी आदमी को काफ़ी दिन तक आदमी खाना पानी के बिना रह सकता है, लेकिन जो गोल्डन आवर का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर इलाज समय पे ना हो तो हो सकता है उसका हाथ या टांग काटना पड़े या वो जान से हाथ धो सके। डॉक्टर निमेश देसाई, ऐसी किसी त्रासदी से प्रभावित व्यक्ति को मानसिक इलाज के लिए क्या तुरंत दवा देना उचित है? बिल्कुल नहीं। इंसानियत और सामाजिक जो अच्छाइयाँ हैं वो अपने आप में काफ़ी होती हैं। अगर ज़रूरत हो काउंसलिंग या सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की, बहुत कम तादाद में जनता को दवाइयों की या साइकियाट्रिक लेबल की ज़रूरत रहती है। और अब आखिरी राउंड जिसमें हम चाहेंगे कि आप जो आज की बातचीत का सार है वो भी शामिल कर लें, यानी संदेश भी अगर आप देना चाहें। डॉक्टर मिश्रा, प्राकृतिक आपदा के दौरान कौन सी गलतियां न करके शारीरिक चोट से बचा जा सकता है? यही कि अगर आपको अपने घर से बड़ा मोह हो गया, आप घर में ही बैठे हुए हैं और निकल सकते हैं और नहीं निकले, तो इससे आपको गंभीर चोट आने के चांसेस रहेंगे, संभावना रहेगी। पर्टिकुलरली अगर आपका घर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के तौर पे नहीं बना। और इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि हम सबको जब भी अपना स्वयं का घर जिसको कहते हैं बनाएं तो वो स्वर्ग तभी होगा जब उसमें आप, क्योंकि हम भारत में जो नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर से और वेस्ट में भी अर्थक्वेक आते हैं और किसी भी 60-70% लैंड में अर्थक्वेक प्रोन है, हाई एंड मीडियम सीस्मिक जोन्स में हम आते हैं। तो आज ये और कभी भी खरीद रहे हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भी, तो ये बिल्डर से भी
जानकारी हासिल करें कि क्या आपने वो एहतियात लिए हैं कि अगर अर्थक्वेक आता है और सीवियर मैग्नीट्यूड का आता है तो इसमें कोई दिक्कत ना हो। और ये हमने देखा, जो ट्रॉमा सेंटर काठमांडू में वो बिल्कुल सुरक्षित रहा, और होटल जिसमें एक हमारे डॉक्टर थे उस समय, उसमें कुछ क्रैक आए। तो ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स का बनाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी जनरल चोपड़ा, इस दौरान अपने आसपास के राहत और बचाव कार्य में कोई कैसे योगदान दे सकता है? बहुत अहम सवाल है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी भी है कि जब हम लोग वहाँ पे कार्य कर रहे हैं और वहाँ पे देख रहे हैं और आपदाओं से जूझते हुए लोगों को देख रहे हैं, तो जो हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको भी इस तरह से हम उनका मनोबल बढ़ाएं, उनको मोटिवेट करें और उनको उत्साहित करें कि वो हमारे इस कार्य में एक सकारात्मक रूप में योगदान कर सकें। अभी इस विषय में आपको मैं बता सकता हूँ कि जैसे हमारी टीम एवरेस्ट जाने के लिए थी 50वीं सालगिरह पे गोल्डन जुबली में, तो ये एवलांच आ गया, तो कई लोगों की तो उसमें डेथ हो गई, लेकिन जो हमारी पूरी टीम थी उसमें सपोर्टिव स्टाफ डॉक्टर्स भी थे। तो उसमें एक डॉक्टर जो उनके साथ था, उन्होंने करीब 70 से ज़्यादा माउंटेनियर्स का इलाज किया, और वो माउंटेनियर्स जो बच गए और जो स्वस्थ थे, उन लोगों ने फिर बाकी राहत कार्य में भी लोगों की बहुत सहायता की। तो मैं ये कहूँगा कि एक तो हम लोग इस तरह का जो हमारे आर्मी का जो रिस्पांस होता है, इसी तरह से अगर हमारे सिविल में भी इस तरह की रिस्पांस टीम्स बन जाएं तो ये बहुत अच्छा होगा इन्हीं लाइंस पे, ताकि इससे बहुत आसानी हो जाएगी किसी भी गवर्नमेंट को हेल्प करने में, चाहे अपने देश में हो चाहे दूसरे देश में हो। जी। लोगों के आंसू पूछें, लोगों के हाथ थामें और उनके दिल में जगह बनाएं, बस यही मेरा एक लास्ट संदेश है। जी डॉक्टर निमेश देसाई, डर, दुख और सदमे से उबरने में व्यक्ति की हिम्मत काम आएगी या सामाजिक सहयोग? दोनों। मानव जीवन के इतिहास में प्राकृतिक आपदाएं हमेशा से रही है। पिछले 100 सालों में और खासकर पिछले 20-25 सालों में विश्व भर में और खासकर दक्षिण एशिया देशों में तकनीकी रूप से और सामाजिक रूप से जो स्ट्रेंथ्स हैं वो आपदाओं में और उभर के सामने आई है। तो जरूरी ये है कि हम प्रिपेयर्डनेस रखें, जैसे जनरल साहब ने कहा, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि एक नेचुरल कोर्स जो डिजास्टर के बाद रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का, पुनर्वास का होना चाहिए, उसको मेंटेन करें। आवश्यक यह है कि जो इनिशियल रिएक्शन है उसको गलत ना समझें। डर होगा, नॉर्मल है, नेचुरल है। हर इंसान को, हो सके तो छोटे समूह को और समाज को चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। और ये जितना जीवन में सच है उतना ही आपदा की स्थिति में भी सच है। जी, इस विषय पर बात करने के लिए, हमें महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद डॉक्टर निमेश देसाई, लेफ्टिनेंट जनरल बीके चोपड़ा एंड डॉक्टर MC मिश्रा। तो जरूरत है कि राहत रखें, सभी का हाथ बटाएं, साथ रहें और सहयोग दें। जिंदगी है तो उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ें। उम्मीद पर जिंदगी कायम है, और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि जिंदगी को हादसा चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके बाद सजाना भी है, संजोना भी है, संवारना भी है। अगले सप्ताह मैं और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।